क्या आपको पता है इंडिया हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज वन ऑफ दोज कंट्री जहां पर रेप केसेस पर कैपिटा के हिसाब से बहुत ही कम होते हैं। मगर इसके पीछे की रियलिटी ये है क्योंकि 99.1% ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस केसेस आर ऑलवेज अनरिपोर्टेड। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये गवर्नमेंट सर्वे कह रहा है। इंडिया में हर साल लगभग 28,000 से लेकर 32,000 रेप केसेस होते हैं। ये मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड होते हैं, बट इनमें से 50 to 60% अनरजिस्टर्ड भी होते हैं। और इस अनरजिस्टर्ड केसेस का कारण है क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी रेप केसेस के दौरान तो अपनी हमदर्दी दिखा देती है, लेकिन जब ये रेप विक्टिम्स शादी के लिए जब कोई पार्टनर ढूंढने निकलते हैं तब यही इंडियन सोसाइटी उनको ठुकरा देती है क्योंकि वो एक रेप विक्टिम होते हैं। इन रजिस्टर्ड रेप केसेस में मोस्टली एज ग्रुप फ्रॉम 18 to 33 वाले होते हैं, मगर सबसे शर्मिंदगी वाली बात यह है कि ये केसेस अबव 60 और बिलो 6 वाले कैटेगरीज में भी होते हैं। Here's a horrifying story of a 4-year-old being raped. That's right, a 4-year-old girl being raped in her school premises in the city of Hyderabad. यानी एक अनुबंधित सरकारी बस में 5 ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसे टॉर्चर किया। शर्म की बात है कि इन आरोपियों में कोई इस बच्ची के पिता की उम्र का था और कोई इसके बड़े भाई की उम्र का। ये तो मैंने रेप केसेस की बात की है, मगर आप सोचो अगर रेप केसेस इतने हैं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस कितने होंगे। लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट के स्टैटिस्टिक्स बताने से पहले मैं आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक शॉर्ट डेफिनेशन दे देता हूँ। सेक्सुअल हैरेसमेंट इज एनी unwanted sexual behavior that makes someone feel upset, scared, offended, humiliated or is meant to make them feel that way। इसका मतलब ये है कि any inappropriate sexual behavior जो कि एक सामने वाले को या तो परेशान करती हो या फिर उनको uncomfortable फील कराती हो, और ये चीज़ टच से हो सकता है, विजुअली हो सकता है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। तो अब है ये आपके सामने सेक्सुअल हैरेसमेंट के स्टैट्स। अब आप ये देख के ये सोच रहे होंगे आखिर इतने कम केसेस क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 80 to 90% ऑफ द केसेस आर अनरजिस्टर्ड एवरी ईयर। इनफैक्ट अक्टूबर 2022 में दिल्ली में एक छोटा सा सर्वे हुआ था जिसमें बहुत सारी वुमेन्स पार्टिसिपेट किए थे, जिनमें से 88% ऑफ द वुमेन सेड दैट दे हैव फेस्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट इन देयर लाइफ बट दे हैव नेवर रिपोर्टेड दिस। और इनमें से सिर्फ 1% ऑफ द वुमेन said that they have faced and they have registered complaint about this, and of course बाकी 11% of the women indeed participated but they gave no comments। इन सारे अनरजिस्टर्ड केसेस के कारण जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि रेप किन किन हालातों में होते हैं। इन हालातों को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो कि ये हैं: डेट रेप, गैंग रेप, मैरिटल रेप, इंसेस्चुअल रेप, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और वॉर रेप। हमारी जनरेशन काफ़ी लकी है क्योंकि हमने किसी भी वॉर को अभी तक फेस नहीं किया है, मगर इंडिया जब जब वॉर पे गई है तब कहीं ना कहीं रेप केसेस हुए हैं, जो कि एक फैक्ट है। कई कंट्रीज जो कि अभी भी वॉर फेस कर रही हैं जैसे कि रशिया, यूक्रेन, इजराइल, पैलेस्टीन, वहाँ पे भी कई ऐसे रेप केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट वॉर में और क्या क्या सिचुएशंस होता है वो सब जानने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि आई बटन पे आप जाकर देख सकते हैं। इन कैटेगरीज में से जो केसेस सबसे कम रजिस्टर्ड होते हैं वो इंसेस्चुअल रेप और मैरिटल रेप्स होते हैं। इंसेस्चुअल रेप यानी कोई भी सेक्सुअल अब्यूज जो कि फैमिली मेंबर्स में होती है या फिर किसी क्लोज रिलेटिव के साथ होती है। ये केसेस मोस्टली दबा दिए जाते हैं ताकि फैमिली रेपुटेशन ना गिरे और ना ही फैमिली में डिस्प्यूट्स आए। ये चीज़ें मोस्टली फैमिली के अंदर ही दब जाती है। इनफैक्ट मैरिटल रेप्स में भी काफ़ी केसेस है जो कि कभी रजिस्टर्ड नहीं हुए क्योंकि उसके ऊपर कोई भी ऐसा प्रॉपर इंडियन लॉ अभी तक बना ही नहीं है। एक गवर्नमेंट सर्वे में ये पता चला है कि इंडिया में किए गए रेप्स में से मोस्टली स्ट्रेंजर रेप्स ही रजिस्टर्ड होते हैं और एक्वांटेंस रेप रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जबकि एक्वांटेंस रेप कई गुना ज्यादा होता है स्ट्रेंजर रेप से। इनमें से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को एक स्पेशल कैटेगरी में हमने लिया है क्योंकि जिन बच्चों के साथ ये होता है उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है, क्योंकि उनको इस सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, जैसे कि गुड टच और बैड टच। और मेरा ये मानना है कि हर स्कूल, इनफैक्ट हर एक पेरेंट को अपने बच्चे को बताना चाहिए कि एक गुड टच और बैड टच में डिफरेंस क्या है। हमारी सोसाइटी ये मानती है कि लड़कियों को प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उनको हमेशा ग्रुप्स में रहने चाहिए, कभी भी रात में अकेले नहीं घूमना चाहिए, कपड़े ढंग के पहनने चाहिए। मगर क्या लगता है कि लड़कियों को प्रिकॉशंस लेने चाहिए या फिर हमें क्रिमिनल माइंडसेट को ही चेंज करना पड़ेगा? यही चीज़ जानने के लिए 2017 में एक सर्वे किया गया था मधुमिता पांडे के द्वारा, जो कि एक क्रिमिनोलॉजी की एक डॉक्टरल रिसर्चर है। उन्होंने तिहाड़ जेल में ये सर्वे किया था जहां पर उन्होंने 100 रेप अक्यूज्ड का इंटरव्यू लिया था।
इस इंटरव्यू से पहले मधुमिता पांडे ने तो समझ लिया था कि हर रेपिस्ट एक मॉन्स्टर होता है, मगर जब वो वहाँ पर गई इंटरव्यू के लिए तब उनको पता चला कि ये भी हमारी तरह एक आम इंसान ही होते हैं, मगर इनकी सोच हैवानियत जैसी होती है। उनको ये पता चला कि जितने भी रेप अक्यूज थे उनमें से 90% ऑफ द पीपल वेर अनएजुकेटेड। इनफैक्ट उनमें से कई तो प्राइमरी स्कूल तक नहीं गए थे। इस इंटरव्यू में उनको ये पता चला कि रेप अक्यूज ये सोचते हैं कि वुमन उनके सामने इन्फीरियर है और उनका सो कॉल्ड मैस्कुलिनिटी उनसे सुपीरियर है। उनमें से एक ऐसा अक्यूज था जो कि 49 ईयर्स का था और उसने एक 5 साल की बच्ची का रेप किया था। तो उस रेपिस्ट का ये कहना था कि वो 5 साल की बच्ची ये हरकत करने के लिए उसको प्रोवोक कर रही थी। इनफैक्ट वो ये कह रहा था कि उस बच्ची और उसकी माँ का चरित्र बहुत खराब था एंड उनको सबक सिखाने के लिए उसने ये किया है। यहाँ पे रेपिस्ट ये सोचता है कि उसके जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो अनकंट्रोलेबल हैं और उसका ये भी मानना है कि वुमन कभी भी सेक्स से हर्ट नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल असॉल्ट से ही हर्ट हो सकते हैं। और रेपिस्ट ये सोचता है कि उसके जो डिजायर्स है वो वुमन के डिजायर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली इन लोगों के बीच में ऐसी सोच इसलिए आती है क्योंकि वो अनएजुकेटेड होते हैं, उनको एथिक्स और वैल्यूज़ के बारे में कुछ नहीं पता। मगर कई ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे एजुकेटेड पीपल भी ऐसी गंदी घिनौनी हरकतें करते हैं। कई वर्क प्लेसेस में भी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि IT सेक्टर्स वगैरह पे, मगर ये चीज़ें कभी रिपोर्ट नहीं की जाती है। तो आखिर उनके बीच में ऐसी सोच क्यों आती है? आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करती है ये सब करने में? इससे पहले कि मैं उस टॉपिक पे जाऊं, मैं आपको बता दूं कि आगे मैं जो भी बता रहा हूं मैं उन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा। आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स ओवर हियर ताकि आपको एक एजुकेशन और एक नॉलेज मिले। सो जो पहला चीज़ इनको इन्फ्लुएंस करता है वो है पोर्नोग्राफिक कंटेंट। हालांकि इंडिया में 2018-19 से ही पोर्नोग्राफी बैन हो चुकी है, मगर आज भी ऐसी कई वेबसाइट्स है जो कि VPN, इनफैक्ट बिना VPN के द्वारा भी एक्सेस की जा सकती है। इन पोर्नोग्राफिक कंटेंट में काफ़ी वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं और इनफैक्ट उसमें वुमन को काफ़ी गंदी तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, जो कि एक इंसान के दिमाग को कम्प्लीटली करप्ट कर सकता है, जिस वजह से ही इन लोगों के बीच में ऐसी सोच आती है। दूसरा इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया जहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को एज अ सोर्स ऑफ इनकम यूज़ करते हैं। ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोग अपने इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स और वीडियोस को सेल कर कर पैसे कमाते हैं। ये चीज़ें भी लोगों के दिमाग को कम्प्लीटली करप्ट कर देती है। इनमें से तीसरा इन्फ्लुएंस है मूवी इंडस्ट्रीज का। हमारे मूवी इंडस्ट्रीज़ में वुमन को काफ़ी वेज में ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। इनफैक्ट मूवीज़ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्लबिंग को, वन नाइट स्टैंड्स को काफ़ी नॉर्मलाइज वे में और काफ़ी कूल वे में दिखाया जाता है। कई ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनके लिरिक्स को ही इतने गंदे जेस्चर में शो किया जाता है कि आपको समझ में ही आ जाएगा कि वो लोगों के दिमाग पे किस तरह से असर करते होंगे। एंड इनफैक्ट ये मूवीज़ और सॉन्ग्स ट्रेंडिंग पे होते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी ईजीली और फ्रीली एक्सेसिबल है कि ये बड़ों को तो अफेक्ट करती ही है, बट आप सोच सकते हो इससे आने वाली जनरेशन का क्या होगा। और फोर्थ इन्फ्लुएंस है नार्कोटिक्स का। साइंटिफिकली ये मानना है कि नशे में अक्सर लोग अपना पावर ऑफ थिंकिंग खो देते हैं। वो कोई भी चीज़ रैशनली नहीं सोच पाते। इनफैक्ट उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाती है कि वो सोचते हैं कि वो अभी जो भी करने वाले हैं वो सही ही होगा, वो कभी गलत नहीं हो सकता। और इस चीज़ का भी इन्फ्लुएंस इनके एक्ट पे काफ़ी होता है। इनफैक्ट कई ऐसे केसेस हैं रेप के जहाँ पर लोग अक्सर नशे में पाए गए हैं। वैसे तो इन रेप्स को रोकने के लिए इंडिया में कई ऐसे लॉज हैं, जैसे कि सेक्शन 376, जिसमें ये बताया गया है जहाँ पे एक रेप कन्विक्टेड को 10 साल की सज़ा होती है और उनको डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्रूएल्टी ऑफ द रेप। मगर अभी हाल ही में एक ऐसा लॉ पास हुआ है जो सुन के आप ही बताइए कि ये लॉ सही है या गलत। मान लीजिए एक सिचुएशन है जहाँ पर एक ऑफिस में मैनेजर अपने एक जूनियर एम्प्लॉय को ये कहता है कि अगर दे हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स देन वो मैनेजर उसको प्रमोशन दे देगा। देन व्हाट डू यू थिंक, इजंट इट रेप? तो इस नए लॉ के सेक्शन 69 BNS में ये लिखा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑब्टेन्ड बाय डिसीटफुल मीन्स इज नाउ पनिशेबल। दिस डिसीटफुल मीन्स इंक्लूड्स फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज, एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन एंड आइडेंटिटी सप्रेशन। ऑफेंडर्स फेस अप टू 10 years imprisonment एंड फाइन्स। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई इंसान एक दूसरे इंसान को जॉब देने का या प्रमोशन देने का प्रॉमिस करता है और उनके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है एंड अगर वो इस चीज़ को फुलफिल नहीं करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। मगर ऐसा एक्ट कि टेकिंग प्रमोशन और जॉब बाय गिविंग सेक्स, क्या ये हमारे इंडियन कल्चर्स और वैल्यूज़ को फिट करता है? एंड आई डोंट थिंक कि ऐसी चीज़ों को भी नॉर्मलाइज करनी चाहिए इस सोसाइटी में। बाकी आप अपने व्यूज़ इस पे हमारे कमेंट्स में दे सकते हैं। खैर ये सब बातें थी रेप के ऊपर, उनके रीजंस के ऊपर, उनके लॉज के ऊपर। बट इंडिया में आज भी एक ऐसा सिचुएशन है इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। मेल रेप्स,
लड़कों के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, रेप होता है उनका, इनफैक्ट उनके साथ भी सेक्सुअल वायलेंस होता है, मगर इसके ऊपर ना ही कोई फर्म लॉ है और ना ही सोसाइटी इसको किसी गलत नज़रिए से मानती है। हमारे आसपास के लोगों में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसके साथ इधर सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर सेक्सुअल वायलेंस ज़रूर से ज़रूर हुआ होगा, मगर वो कभी भी खुल के ये चीज़ें नहीं बोल सकता क्योंकि हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। इनफैक्ट एग्जिस्टिंग लॉज में भी कई ऐसे लूप होल्स हैं जिनको ब्रीच कर दिया जाता है। जैसे कि मैरिटल लॉ ये स्टेट करता है अगर एक इंसान अपनी वाइफ के साथ फोर्सिबली सेक्स करता है जो कि अबव 15 है तो वो रेप नहीं कहलाया जाता, मगर ये गलत है क्योंकि अ रेप इज ऑलवेज अ रेप, मे बी इट्स बिलो 15 और अबव 15, इट डजेंट मैटर। गवर्नमेंट को काफ़ी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बैन करने के लिए। अगर बैन करना है तो कंप्लीटली ही उनको बैन करना पड़ेगा जिससे कि उनको कभी भी उस चीज़ का एक्सेस ना मिले। इनफैक्ट मूवीज़ और सॉन्ग्स पे भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे, उनके लिरिक्स, उनके कंटेंट, उनके स्क्रिप्ट पे भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे ताकि उसमें ऐसी कोई भी चीज़ें प्रमोट ना की जा सके जो कि गलत हो। इनफैक्ट जो सेक्शन 69 का लॉ इम्पोज किया गया है उसको लॉ इम्पोज करने की जगह उस एक्ट को इलीगल करना चाहिए क्योंकि वो चीज़ें भी रेप को प्रमोट करती है। इनफैक्ट लोगों के अंदर एजुकेशनल वैल्यूज़ लाने चाहिए, हर अनएजुकेटेड पर्सन को सिखाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इनफैक्ट हर एक चाइल्ड को सिखाना पड़ेगा, मे बी अ मेल और अ फीमेल, कि क्या है एक गुड टच और क्या है एक बैड टच। हर लड़की को सिखाना पड़ेगा कि एक लड़की से कैसे बात करना चाहिए और उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, और हर लड़की को सिखाना पड़ेगा कि एक लड़के से कितनी दूरी बना के रखनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपने व्यूज़ डाल दें और हमारे चैनल द वीकली पीड़ा को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। गुड बाय।